एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। वो इस्लामाबाद हनीमून के लिए जा रहे थे, तभी 6 लड़कों ने गाड़ी रुकवा कर उस लड़की की इज्जत को लूटने लगे। तो अचानक उन 6 आदमियों की मौत हो गई। जब उन लड़कों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टर क्यों कोमे में चले गए। कई बार लव मैरिज शादी में भी लोग परेशान रहते हैं और तलाक हो जाती है। ऐसे ही एक किस्सा मेरी सहेली के साथ हुआ था। शादी के 3 साल तो उन लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इन्हीं 3 सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए। इसके बाद उनकी जिंदगी में फैमिली को लेकर झगड़े होने लगे। वो अपने ससुराल वाली फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका शौहर चाहता था वो मेरी फैमिली को लेकर चले, लेकिन रहना तो दूर की बात, वो उन्हें देख भी नहीं सकती थी। उन लोगों से नफरत करती थी। उस दिन तो मेरी सहेली के शौहर ने यूं ही गुजार लिया। उसके बाद समझौते की नौबत आ गई। उसने कहा कि अगर तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी तो ही मेरे साथ रह सकती हो, वरना तलाक लेकर अपने घर चली जाओ। उसने भी उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना था। उसने तलाक ले ली और दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली आई। मैं उससे देखकर बहुत डर गई थी और मैंने सोचा कभी लव मैरिज नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप की पसंद से शादी करूंगी। और यूं ही मेरी एक दिन शादी हो गई, वो भी मेरे माँ बाप की मर्जी से। मेरे शौहर आज लेट घर आए थे। मैं उन पर बरस पड़ी थी क्योंकि मैं रात से उनका इंतजार कर रही थी, मगर सुबह के 9 बज चुके थे। उन्हें देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही उनका अजीब सा रवैया शुरू हो गया था। मुझे उनसे उलझन होने लगी थी, इसलिए मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया। मगर वो हाथ में 2 लिफाफे मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, यह हमारे हनीमून की टिकट है। ये देखकर मैं हंस पड़ी और खुश हो गई। मैंने कहा अब तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि हम कब जा रहे हैं। मैं तो यही समझ बैठी थी बाहर मुल्क की टिकट है, दुबई या फिर अमेरिका जा रहे हैं ताकि हम अपना हनीमून मना सके। यही बातें सोच रही थी कि मुझे वो कहने लगे, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। अभी कैसे निकल सकते हैं? मैं उनसे बहस करने लगी। उन्होंने कहा कि हमें इसी टाइम घर से निकलना होगा। वैसे भी शाम का सफर करना अच्छा नहीं समझा जाता। मगर मुझे अपने कपड़े वगैरह पैक करने में शाम के 7 बज चुके थे। मेरी सास हम दोनों से कहने लगी, बेटा शाम का टाइम घर से निकलने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तुम लोग इस वक्त घर से निकल रहे हो। वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं। तुम लोगों को अपना ख्याल करना होगा। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया, मगर मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं अपनी सास को गलत समझ बैठी थी। मैंने कहा हमें इसी वक्त जाना है, मुझे रात में सफर करना अच्छा लगता है। मेरी सास ने मेरी बात का बुरा नहीं माना। हम दोनों ही घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तैयारियों के चक्कर में मैंने उनसे सवाल भी नहीं किया था। तब उन्होंने मुझे अजीब सा जवाब दिया। वो बोले, हमें जाना कहाँ है? तुम तो अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर इस्लामाबाद जा रही हो और वहाँ पर ही हम दोनों अच्छी अच्छी जगह पर घूमेंगे फिरेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस्लामाबाद तो मैंने सारा घूम रखा था, क्योंकि मैं तो वहाँ की रहने वाली थी। जबकि मेरी शादी लाहौर में हुई थी। सो हनीमून का सारा बहुत दिमाग से उतर चुका था। मुझे नई नई जगह घूमने का और देखने का बहुत ही शौक था, मगर मेरे शौहर तो मुझे इस्लामाबाद लेकर जा रहे थे। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैं चुप हो गई थी। लाहौर से तो शाम के 7 बजे निकले और रास्ते में खाना खाते हमें रात के 10 बज गए थे। तब इस्लामाबाद से पहले की सड़कें वैसे भी बहुत जल्दी वीरान हो जाती हैं। यहाँ के लोग रात के देर तक दुकानों में नहीं बैठते। पूरी सड़क खाली और सुनसान हो गई थी। बस मैं और मेरा शौहर गाड़ी में एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। तो तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। एक गाड़ी थी सफेद रंग की, जिसे मैंने सड़क पर 2-3 बार देखा था। पहले तो मुझे शक हुआ, मगर फिर लगा जैसे मेरा वहम है। वो पिछले 20 मिनट से हमारा पीछा कर रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, मगर मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। कहीं गाड़ी चलाते चलाते उनकी नजर गाड़ी से न हट जाए, उनका सारा ध्यान बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। मेरा दिल नहीं किया कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं कि अली को गुस्सा आ जाए। वैसे भी वो काफी देर से जले भुने बैठे थे। बोले कि तुम मेरे साथ बहुत बुरा रवैया कर रही हो। शादी के बाद बीवी को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। वैसे शुरू के दिनों में तो लड़कियां काफी शर्माती हैं, मगर तुम अभी से इतना रोब झाड़ती हो और मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचर से ही शादी कर ली है। हम बातें ही कर रहे थे कि जोरदार झटके के साथ पिछली सफेद गाड़ी हमारे सामने आ गई। हमें एक पल में यूं लगा कि कोई हादसा होने वाला है, मगर उस आदमी ने हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होते हमारे आगे गाड़ी रोकी। हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हम अभी तो अपनी जान बचने पर ही खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। उन लोगों की गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे। वो गाड़ी काफी ऊंची थी। फिर हम लोगों ने देखा तो गाड़ी से निकलने वाले आदमी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 लोग थे, और वर्दी में नहीं थे, बल्कि उन्होंने काले नीले कपड़े पहन रखे थे। और मेरा शौहर ये देखकर हैरान रह गया था। उन लोगों ने आकर हमारी गाड़ी के दरवाजों के शीशे को पीटना शुरू कर दिया था। हम लोग
लोग समझ गए थे ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है। और मुझे तो ये लग रहा था ये डाकू है। ये सोचकर ही डर लगता था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगी, मगर उन लोगों ने मेरे शौहर को जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कहा था। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो ये लोग बहुत ही मकार थे, शीशा तोड़कर हमें बाहर निकाल लेते। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम पिछली सीट पर चली जाओ। गाड़ी का दरवाजा खोले बगैर पिछली सीट पर जाना मुमकिन नहीं था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने शौहर के पास ही बैठी थी। उन लोगों ने हमें बंदूक दिखाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहा था। मेरे शौहर ने उनसे कहा तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले सकते हो। गाड़ी के कागज, पैसे वगैरह इनके हवाले कर दिए। एक आदमी ने सारा कुछ अपने बैग में डाल लिया। फिर मेरे शौहर से कहा तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ, अगर तुम नहीं उतरोगे तो तुम्हें गोली मारकर यहीं सुला देंगे। ये लोग बहुत गुस्से में थे। मुझे ऐसा लग रहा था हमसे मोबाइल फोन छीनकर हमें लूट कर ये लोग हमारी जान छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे भी गाड़ी से बाहर निकलने को कहा था। वो सारे के सारे आदमी इतने बदतमीज लग रहे थे। उनकी आवाज जैसे गूंज रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सहमी डरी हुई खड़ी थी। वो मुझे देखकर हंसने लगे थे। देखो ऐसी होती है शरीफ और मासूम लड़कियां। तुम्हारी बीवी तो बड़ी खानदानी लगती है भाई। उन आदमियों ने हंसते हुए ये बात कही। मेरे शौहर ने उन लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए थे। देखो तुम लोग लुटेरे हो, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी को कुछ मत कहो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। तुम मेरी गाड़ी भी ले जाओ, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। ये सुनना था वो आदमी हंसने लगे। एक ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला हमारे पास इससे भी जबरदस्त गाड़ी है। जाने मन हमें तुम्हारी गाड़ी से नहीं तुम्हारे माल से मतलब है, और माल में सबसे अच्छा माल तो तुम्हारी बीवी है। ये बात कहकर वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मुझसे तो आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं कही थी। यह आदमी इतनी भयानक बातें कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं वहीं खड़ी रही। मुझे बस अपने शौहर का इंतजार था कि वो इन लोगों को रोकेगा। मेरे शौहर इन लोगों को मेरे पास तो हरगिज नहीं आने देंगे, मगर इन लोगों ने इससे पहले मेरे शौहर को मारना पीटना शुरू कर दिया था। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊं, पर मैंने इतनी ऊंची जूती पहन रखी थी जिसे पहनकर भागना भी नामुमकिन था। उस वक्त डर के मारे मेरा सारा बदन कांप रहा था। मेरे शौहर को पकड़ के ये लोग एक तरफ लेकर जाने लगे। मेरा शौहर चीखने लगा खुदा के लिए मेरी बीवी को छोड़ दो, वो मेरी इज्जत है। तुम लोग भी माँ बहनों वाले हो, ऐसा मत करो। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर उसके मायके जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शौहर चला रहा था, मगर वो आदमी बार बार हंस रहे थे। मुझे तो अपना आप किसी गहरी खाई में डूबता हुआ नजर आ रहा था। चलो इस औरत से हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। उन सारे आदमियों ने मिलकर मेरे शौहर को गाड़ी में डाल दिया था। मैं भी उस गाड़ी की तरफ लपकी थी। उस आदमी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे पीछे कर लिया। एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे शौहर के दोनों हाथ पांव बांध कर पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया था। उन लोगों ने बंदूक की नोक पर मेरे शौहर को अगवा कर लिया था। मेरे शौहर बार बार मुझसे कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की थी, मगर उस आदमी के हाथ आ गई थी। वो बहुत ताकतवर था। उस आदमी से अपने आप को छुड़ाकर भागना आसान नहीं था। मेरे साथ जो आदमी खड़ा था उसने एक बैग में हमारी सारी चीजें समेट ली थी। रुपए, पैसे, मेरा जेवर, यहाँ तक हमारे छोटे मोटे कपड़े भी। उन लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारी जान नहीं छोड़ी थी। मेरे शौहर से गाड़ी की चाबी ले ली। मेरे शौहर को गाड़ी की पिछली सीट पर बांध दिया। तभी उस आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू की। जिन आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था वो दोनों ही बड़े खतरनाक थे और उनका कद काठ भी बहुत बड़ा था। चेहरे पे दाढ़ी सजा रखी थी। मुझे यहाँ से भागने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। दोनों मुझे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने ऊंची आवाज में चलाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने यही सुना था कि मुश्किल टाइम में खुदा को याद करो तो वो अपनी सख्तियों से हमें बचा लेते हैं। वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। वाकई तुम्हारे शौहर ने तुम्हें देखकर ही चुना होगा, तुम तो पढ़ी लिखी भी हो। वो आदमी मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे ने गुस्से से चुप करने की कोशिश की। मेरे सामने ये सब कुछ करके मेरा दिमाग खराब ना करो। जो हमें करना है हम वही करेंगे। तुम जैसी औरतें किसी को बार बार नहीं मिलती। ऐसी बातें सुनकर मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर मेरे पापा यहाँ होते तो इन्हें चीर कर रख देते, मगर उस वक्त वीरान जंगल में मेरे साथ सिवाय खुदा के और कोई नहीं था। मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। मगर जैसे ही मेरी उस आदमी पर नजर पड़ी जो कि साथ वाली सीट पर बैठा था, मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उस वक्त उसकी जगह कोई कुत्ता नजर आ रहा था, भयानक सूरत वाला। वो आदमी मेरे करीब आ रहा था कि वो मुझे बर्बाद करता। दूसरे ने उसे आवाज दे दी, कहा कि देखो। मेरे बैग से उस आदमी ने 2 कागज निकाले। उसने खौफनाक शक्ल वाले आदमी को वो दिखा दी और वो भी पढ़कर यूं चुप हो गया जैसे उन दोनों को सांप सूंघ किया हो। ये कागज देखती ही उन दोनों का रवैया मेरे साथ नरम पड़ गया। दूसरा आदमी जो मेरी तरफ बढ़ रहा था वो भी आदमी अच्छा बनकर बैठ गया था, जैसे उसने मुझे अगवा ही नहीं किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बदल गया हो। वो लोग एकदम रुक कैसे गए? मैंने दिल में सोचा था। मैं अपने दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगी थी। दिल में सोचने लगी उस
कागज में ऐसा क्या था जिसे देखकर वो लोग ऐसे चुप हो गए। ये बात मैं अपने दिल में सोच रही थी कि गाड़ी ने एक झटका दिया। इसके बाद मुझे होश ही ना रहा। क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये किसी का घर लग रहा था। पहले तो मुझे लगा यह अस्पताल होगा, मगर किसी का घर था। मेरी आंख खुली तो मुझे पिछली रात का सारा किस्सा याद आने लगा था और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि उन लोगों से मेरी जान कैसे छूट गई। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने शोहर की थी, क्योंकि एक औरत के लिए उससे ज्यादा जरूरी कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बार बार अपनी सास की बातें याद आ रही थी। काश मैं उनके कहने पर उनकी बात मान लेती। अगर इतनी जल्दी ना करती तो अभी यहाँ बैठ कर ना रो रही होती। मैं ये बातें सोच रही थी, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मेरी तो डर के मारे चीख निकलने वाली थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने का इशारा किया था। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बोल नहीं सकती और मेरे पाँव में भी गहरी चोट आई थी। रात को हम सब के साथ एक हादसा हो गया था और अभी तुम मेरे घर पर हो, इसलिए ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये खुदा की तरफ से लिखा था। ये सब हमने नहीं किया। अब जो कुछ भी हुआ है उससे मिलकर सहना पड़ेगा। तुम इस वक्त मेरे घर में हो और हम लोग शरीफ लोग हैं और यहाँ पर किसी तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना जो कुछ होने वाला था वो भी हो सकता है। तुम्हारे शौहर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर तुम्हें हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बाप के सामने रोना धोना मत मचाना। मैंने उन्हें यही कहा है कि तुम एक जख्मी लड़की हो और हमारी कार से जख्मी हुई हो। मेरे बाप को तुम्हें भी यही बात बतानी है। अगर तुमने कोई और बात बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा। उस आदमी की ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, मगर एक बात की तसल्ली हो गई थी, कम से कम मेरी इज्जत तो बच गई थी। मैं तो अभी भी गैरों के घर पर ही थी। मुझे अपने शोहर की बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश की, मगर वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं मेरे घर वाले मेरे शोहर और मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। मगर उसी दिन शाम को जब वो आदमी मेरे कमरे में आया तो उसने एक अजीब बात की। अपना नाम मुझे बताया। कहने लगा, मेरा नाम सलमान है और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारा ये जख्म ठीक हो जाए, फिर तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। हैरानी की बात तो ये थी कि वो मुझे बहन कहकर बुला रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, इस बात की फिक्र ना करना और तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो, मेरी बहन की तरह। अगर तुम इस बात पर कोई शक है तो मैं अपनी बहन को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, मगर मैंने उन लोगों को ये बता रखा है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आया हूँ। और हाँ, ये रहा तुम्हारा बैग, ये भी अपने पास रख लो। शाम तक तुम्हारा शोहर तुम्हारे पास आ गया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। मैं अपने दिल में उस आदमी के जाने के बाद सोचने लगी कि अगर उसने मुझे घर में लेकर जाकर ही छोड़ना था तो फिर ये सब करने का मकसद क्या था। क्या लोग वो मेरे शोहर के दुश्मन थे? लेकिन अगर ये लोग दुश्मन होते फिर मौके पर उसका फायदा उठाते या फिर उसका सामान वगैरह छीन कर उसे अलग जगह पर भेज देते। ये लोग तो मेरे शोहर के साथ गए थे, जबकि बाकी मेरे साथ थे। मुझे दूसरी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक उन लोगों का दिमाग बदल गया। फिर हादसा तो खुदा की तरफ से लिखा था, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। मगर ये लोग थे कौन और मुझे क्यों अगवा करके ले गए थे, इस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सका था। फिलहाल मैंने सोच लिया कि अभी मैं इस आदमी के घर वालों से कोई बात नहीं करूंगी, बस वो मुझे मेरे घर छोड़ आए, यही बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ। शाम को एक डॉक्टर आया। उसने मेरी चोट और मेरे पाँव को देखा और कहा कि मामूली सी मोच आई थी। इतने में सलमान भी आ गया और बोला कि तुम आओ, गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे घर का पता भी बताना होगा, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। मेरा दिल डूबने लगा था। क्यों, क्या हुआ है? क्या तुम लोग मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो? मेरा फायदा उठाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन। अगर ऐसा होता हम लोग तुम्हें गाड़ी में डालकर घर लेकर क्यों आते? तुम्हारे शौहर के सामने तुम पर इतना जुल्म किया था, शायद हम ऐसा भी नहीं करते। फिलहाल मैं उस पर बहुत गुस्सा भी थी। वो बता रहा था, बस तुम्हारे बैग से एक ऐसी चीज निकली, उसे देखते ही हमने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे कान भी खड़े हो गए थे। मैं भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगी। ऐसी क्या चीज थी मेरे बैग में जो तुम लोगों ने देखते ही मुझे छोड़ दिया? मुझे भी तो दिखाओ। अगर तुमने देख लिया तो यहीं पर बेहोश हो जाओगी। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा और तुम घर जाकर खोलकर खुद ही देख लेना। मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हो कौन? मुझे और मेरे शौहर को तुम लोगों ने क्यों अगवा किया? क्या तुम इस बात का जवाब देना पसंद करोगे? लेकिन अब ये सब कुछ जानने का फायदा नहीं है। तुम इस बात का यकीन नहीं करोगी, हमने तो तुम्हें हाथ नहीं लगाया। रात को एक हादसा हो गया था, तुम्हारे सामने ही हम लोग भी जख्मी हैं। तुम्हारे तो सिर्फ पाँव में मोच आई है, मेरी तो बाजू भी टूट गई है। अब मैं घर जाऊंगा तो कुछ अपनी मरहम पट्टी भी करवाऊंगा, डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा, अपना एक्सरे वगैरह भी करवाऊंगा, कहीं कोई हड्डी वगैरह ना टूट गई हो। वो आदमी रुक रुक कर बातें कर रहा था, मगर मुझे असल बात की अभी भी कोई खबर नहीं थी। मुझे उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आ
रही थी। मैं चुप हो गई थी। उस आदमी के साथ सफर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में इसके बारे में ज्यादा बातें जान लूंगी ताकि अगर कहीं इसकी नीयत में कोई खोट नजर आया मैं उसके खिलाफ खड़ी हो सकूं और अपनी आवाज उठा सकूं। कुछ पता है तुम्हें, मेरा नाम सलमान है और मैं तुम्हारे शौहर को जानता हूँ। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। तुम मेरे शौहर को जानते हो? क्या तुम उसके दोस्त हो? तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर अगवा किया, मगर क्यों? मेरी बात सुनकर उसने कहा, पूरी कहानी वो मुझे बताएगा, लेकिन इसके बाद मुझे वादा करना होगा कि मैं सलमान के घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी और ना ही सलमान के घर वालों के बारे में किसी को बताऊंगी। मैंने मजबूरी में हाँ में सर हिला दिया था। तभी सलमान ने जो बात मुझे बताई उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा शौहर अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सब घर वालों को भी पता था। वो मेरे घर आता जाता रहता था, मेरे हर काम को मिलजुल कर करवाता था। मेरी बहन का कोई काम हो या फिर उन्हें स्कूल पहुंचाना हो तो अली पर इतना ही भरोसा करता था जितना अपने सगे भाई पर भरोसा किया जाता है। मैं अली को अच्छे तरीके से जानता था, उसके बाप दादा को जानता था, इसलिए मैंने कभी भी उस पर कोई शक नहीं किया था। फिर एक दिन मैं अपनी बहन को कुछ समझा रहा था, मगर मुझे नहीं पता चला कि कब अली ने मेरी बहन के साथ चक्कर चला लिया। वो अक्सर स्कूल से लेट आने लगी। अली उसे स्कूल से वापस भी लेकर आता था क्योंकि अली का कॉलेज भी हमारे घर के रास्ते में पड़ता था। अली वैसे तो अपनी गाड़ी पर जाता था। जिस दिन बाइक पर जाना होता मैं अपनी बहन को मना कर देता, तुम अली के साथ नहीं आना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। मगर धीरे धीरे अली ने भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया और वो मेरी बहन को लेकर जाने लगा। हाँ, मैं ये बात बहुत बुरी समझी जाती थी, मगर मैं अपने घर वालों से यही कहता था कि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। उसने भी मेरे पापा का दिल कुछ इस तरह से जीत लिया था कि मेरे पापा भी कभी गुस्सा नहीं होते थे। मगर फिर जब हमने बहन की शादी तय कर दी तो एक अजीब तमाशा हुआ। अली का मुंह बन गया था और वो मुझसे भी बात नहीं करता था। मैं तो जान ही नहीं पाया था अली दिल ही दिल में मेरी बहन को पसंद करता था। ना ही उसने कभी मुझे ये बात कही थी, मगर मुझसे ये बात कर लेता तो शायद ये नौबत ही ना आती जिस नौबत में हम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियों में बिजी था। बारात भी हमारे घर आ चुकी थी तो तभी दुल्हन गायब हो गई। हम लोग परेशान हो गए, पता नहीं दुल्हन कहाँ गई। मेरी बहन बहुत शरीफ थी, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। जब मेरी बहन गायब हुई तो हम लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात बारात वालों को भी पता चल गई। बारात तो दरवाजे से ही वापस चली गई थी और पूरे घर में ही ये बात फैल गई, सलमान की बहन भाग गई है घर से। बस क्या था, उन लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया और वापस चले गए। अब अगर मेरी बहन वापस भी आती तो उसका कोई फायदा ही नहीं था। तभी मुझे मालूम हुआ कि शादी में तो अली भी नहीं आया। हम उसे ढूंढने लगे, सबका शक उस पर जा रहा था। अली मेरी बहन को कभी स्कूल लेकर जाता तो कभी इधर उधर घुमाने फिराने, और साथ में उसकी बहन भी होती थी। अली की वजह से हम लोग भी चुप रहते थे, मगर आज वो हमारी इज्जत के साथ खेल गया था। मेरी हिम्मत बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। रात को अली मेरी बहन को लेकर भाग गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था ये मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने तो हम सबके दिल को दहला कर रख दिया। गुस्से से हम पागल हो गए थे। मेरी बहन सुबह के 4 बजे घर रोती हुई आई। उसका रोना मुझे देखा नहीं जा रहा था। उसने बताया कि अली उसे लेकर गया था शादी के बहाने, मगर शायद उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मैं तो उसकी बात सुनकर ही बुखला गया था। ऐसी बात सुनकर हमने अपनी बहन को जिंदा गाड़ देना था, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई थी। उस बेचारी ने खुद ही मौत को गले लगा लिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी इज्जत इतनी खाक में मिल जाएगी, वो इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा। तुम्हारे शौहर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। मेरे माँ बाप बदनामी के मारे चुप रहे। हम नहीं चाहते थे किसी भी तरह से गांव में ये बात फैल जाए। हमारे घर में सब ने कहा कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। पॉलर से घर आते हुए वो किसी हादसे का शिकार हो गई थी, इसलिए शर्म की वजह से सब चुप हो गए। मगर मेरे दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अली के साथ यही करूंगा। मेरा तो आइडिया ये था कि शादी की रात आपको अगवा करूंगा और उसके बाद कभी आपको अली की शक्ल नहीं देखने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और अब जबकि आप लोग हनीमून पर जा रहे थे, इस बात का मुझे पता चल गया। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाऊंगा। अली को सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं तो उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ने के लिए किसी दूर इलाके में ले गए हैं और मैं अपनी बहन का बदला आपसे लेने का सोच रहा था। जब अली की जेब से निकलने वाला कागज देखा तो मुझे आप पर तरस आने लगा, क्योंकि उस कागज पर आपकी और अली के ताल्लुक खत्म होने की मोहर थी। अली आपको तलाक दे चुका है। इसकी वजह उसने बताई नहीं, मगर फिलहाल जिस आदमी ने इतने घर बर्बाद किए हुए, इतने लोगों की खुशियों पर पानी फेरा हो, वो कैसे खुश रह सकता है। सलमान की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था। मेरे शौहर ने मुझे क्यों छोड़ दिया बिला वजह, ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे हैरानी हो रही थी वो ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन जो हो चुका था उस पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। भारी दिल के साथ मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची। उस हादसे के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, बस वो एक कागज उन्हें दिखा दिए। मेरे माँ बाप भी पछताने लगे थे, क्योंकि अली और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। अली के माँ बाप
बाप ने ये रिश्ता उनके खिलाफ किया था। खानदान में जब शादी इस बुनियाद पर होने लगे कि किसी के पास जमीन और जायदाद कितनी है तो यही सब कुछ होता है। अली के माँ बाप ने अगर शादी की रात उसकी दुल्हन को कबूल कर लिया होता तो आज उनका बेटा ऐसे खानदान में उनको बदनाम ना करता। अली ने अपने माँ बाप से अपनी महबूबा के बिछड़ने का बदला ले लिया। सलमान ने अली से अपनी बहन की इज्जत खराब करने का बदला लिया, पर पता नहीं मुझे क्यों किस वजह से रुस्वा किया गया, मेरा घर क्यों उजाड़ा गया। लोग कहते हैं कि दुनिया वालों की रीत है, कोई मुझे भी तो बता दे कि मेरी क्या गलती थी। मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई बुराई नहीं की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इसमें मेरी क्या गलती थी। और क्या अरेंज मैरिज सही साबित हुआ? नहीं, सबको अपनी फिक्र होती है। अगर सब एक दूसरे की तकलीफों को समझने लग जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।